हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम लेके आते हैं दैनिक समसामयिक या डेली करंट अफेयर्स और हम टारगेट करते हैं यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को, खासतौर पर ऐसी न्यूज आर्टिकल को कवर कर पाएं। और ये जो न्यूज आर्टिकल हैं द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस से कवर किए जाते हैं। साथ ही आप इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ पीपीटी हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। @घटना सूत्र टेलीग्राम पे आप सर्च करें, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इंडेक्स पर कौन कौन से आर्टिकल हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड आज डिस्कस करेंगे। उनमें से पहला आर्टिकल है लौह प्रदूषण के कारण महासागरों में पोषक तत्व की कमी। ये जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी जो कमी हो रही है उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा आर्टिकल है, इसे अच्छे से देखेंगे। स्टैटिक पार्ट इस पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। भारत जिन के बारे में देखेंगे, पीआईबी पे आर्टिकल आया था। साथ ही साथ 3 राज्यों का स्थापना दिवस बिहार पटना में मनाया गया, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो स्टैटिक पॉइंट है उस पर नजर डालेंगे, द हिंदू में आया था। इसके अलावा भारत जापान सहयोग पर 2 आर्टिकल है, एक तो एआई पर है, दूसरा समुद्री सहयोग पर है, पीआईबी और द हिंदू में आया था, दोनों को देखेंगे। फ्रांस में जो परमाणु छत्र है, अगर देखें न्यूक्लियस की जो वॉरहेड्स की जो तैनाती है उसको लेकर द हिंदू में आर्टिकल आया था, उसे देखेंगे। फिर शुभांशु शुक्ला जुड़ेंगे एक्सियोम मिशन से, तो इस मिशन के बारे में थोड़ा देखेंगे। सीसीएमबी के शोधकर्ताओं ने फ्लावरिंग प्लांट्स के रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट की है, उसको लेके देखें, द हिंदू में आर्टिकल है। मुख्य परीक्षा में हम देखेंगे दिल्ली हाई कोर्ट ने नाबालिग बलात्कार, एक पीड़ित जो महिला थी या लड़की थी, उसका जो गर्भपात संबंधी जो नई गाइडलाइन जारी की है, तो एनटीपी जो कानून है गर्भपात को नियंत्रित करने का या एबॉर्शन को कंट्रोल करने का, उसके बारे में देखेंगे। फिर कोविड से रिलेटेड काफ़ी मामले आ रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल रही है, तो देखेंगे थोड़ा सा क्या स्टेट्स है प्रेजेंट में, क्या बात है। और भारत की जो इकोनॉमिक जो आर्थिक मजबूती है जिसके बारे में देखेंगे कि जो डेवलपमेंट दिख रही है खास तौर पे, और जो जीडीपी ग्रोथ दिख रही है उसके बारे में यहाँ पे द हिंदू में आर्टिकल था, उसे हम नजर डालेंगे। पहला आर्टिकल बात करेंगे लौह प्रदूषण के कारण या आयरन के जो पोल्यूशन है उसके कारण महासागर में जो एल्गी है उनकी संख्या बढ़ती रही है। अब ये क्या है, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, है ना। तो यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है, ये आपको करंट अफेयर मिल जाएगी, ये लिखी हुई है प्रोसीडिंग ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। इसकी रिपोर्ट है, उसकी की फाइंडिंग्स क्या क्या है, प्रमुख बिंदु के बारे में बात करें तो ऐसा पाया गया है कि जो अमेरिका है इसके जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, अमेरिका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो किस में पहुंच रहा है, ओशियन में पहुंच रहा है। ओशियन में पहुंचने से क्या हो रहा है, यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन की लगातार वृद्धि हो रही है। फाइटोप्लैंक्टन की या पादप प्लवक की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और ये जो वृद्धि है, ये जो समुद्र का जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी खपत का कारण बन गई है, मतलब न्यूट्रिएंट्स से जल्दी खत्म हो रहे हैं। तो अमेरिका के में जो अमेरिका का जो इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उससे पहुंच रहा है, इससे फाइटोप्लैंक्टन की वृद्धि हो रही है और इससे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो रहे हैं जल्दी। ये बात यहाँ पे, जिससे क्या हो रहा है कि समुद्र में संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें कि और कुछ कारण भी हैं, इससे पहले क्या-क्या कारण है उस पर नज़र डालें, तो थोड़ा-सा हम प्लैंकटन के बारे में देख लेते हैं कि आखिर प्लैंकटन होते क्या हैं? प्लवक जिसे बोला जाता है, प्लवक या प्लैंकटन ये होता क्या है? तो जो प्लैंकटन क्या होते हैं, एक सूक्ष्म जीव होते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं आप, जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जल में अगर आप देखें समुद्र में, ओशियन में भी पाए जाएँगे, लेक्स में भी पाए जाएँगे, झील में पाए जाएँगे, इसके अलावा रिवर्स में भी पाए जाते हैं। अब इनका क्या होता है, इनकी खासियत ये होती है, एक तो इनकी गति नहीं होती, ये पानी की गति से मूव करते हैं, मतलब वाटर का जो स्पीड होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, खुद को आगे पीछे करते हैं, बढ़ाते हैं। इनकी खुद की गति नहीं होती, धारा के अनुसार बहते हैं। ये तो बात होती है प्लैंकटन की। अगर हम बात करें प्लैंकटन के टाइप्स, तो कई टाइप के प्लैंकटन होते हैं। बेसिकली आपने दो ही प्लैंकटन के बारे में सुना होगा शायद, जो प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन, लेकिन यहाँ पे चार टाइप इसके देखने को मिलते हैं। एक तो आपने देखा कि फाइटोप्लैंकटन होते हैं, पादप प्लवक जिन्हें बोला जाता है। पादप प्लवक मतलब एक तरह से पौधे हैं समुद्र के अंदर। ये सभी पौधे क्या करते हैं, अब जैसे पौधे सामान्य तौर पर फोटोसिंथेसिस या सूर्य जो प्रकाश संश्लेषण उससे अपना भोजन बनाते हैं, उसी तरह ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। ठीक है। और इनमें एग्जाम्पल कौन कौन से, डायटम के बारे में आपने सुना होगा, डायटम है और डाइनो फ्लैगलेट्स है। दूसरा आपने जू प्लैंकटन के बारे में सुना होगा। जू प्लैंकटन ये क्या होते हैं, ये एनिमल होते हैं, बेसिकली एनिमल प्लैंकटन होते हैं। ये फाइटो प्लैंकटन को खाते हैं, इनको खाते हैं ये जू प्लैंकटन। इनमें इनमें आपने किसका नाम सुना होगा, कोपीपॉड्स। कोपीपॉड्स का नाम आपने सुना होगा इसमें। इसके अलावा क्लेडोसरेन,
तीसरा प्लैंकटन होता है बैक्टीरियो प्लैंकटन। बैक्टीरियो प्लैंकटन, अब बैक्टीरियो जो प्लैंकटन होता है ये माइक्रो बैक्टीरिया है जो पोषक तत्व है या जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिसाइकल करने में या पुनर्चक्रण करने में उसका मदद करता है। और इसके अलावा माइकोप्लैंकटन भी होते हैं। माइकोप्लैंकटन ये पानी में बेसिकली फंगी है, पानी में तैरने वाले फंगी को माइकोप्लैंकटन कहा जाता है। ये बात हो गई। इन प्लैंकटन के साथ इशू क्या हो रहा है? इशू ये हो रहा है कि जब भी क्या होता है ना कि समुद्र में न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, मान के चलिए इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, तो जो वहाँ पे जीव हैं, अब उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो फाइटोप्लैंक्टन इनका संख्या वहाँ पे लगातार बढ़ जाती है। आप देखेंगे किसी ओशन में, आप देखेंगे किसी लेक में देखेंगे बहुत सारा ग्रीन ग्रीन पूरा उसमें छा जाता है, एल्गी ब्लूम जिसे बोलते हैं। तो ये सारी समस्या यहाँ पे देखने को मिलती है, तो ब्लूम की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन देखने को मिलता है। यूट्रोफिकेशन या उत्पोषण जिसे कहते हैं, है ना? अब ये बेसिकली होता क्या है उत्पोषण, इसके बारे में नज़र डालें तो जब किसी वाटर बॉडी में जब न्यूट्रिएंट्स हैं इन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो एल्गी इनका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, एल्गी का विकास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जल की जो क्वालिटी उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, बिगड़ने लगती है, उसे यूट्राफिकेशन कहा जाता है। जैसे आप देखेंगे अगर पानी में उर्वरक फर्टिलाइज़र है या वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट से लगातार जा रहा है, अब उससे क्या हो रहा है कि लगातार जो प्लैंक्टन्स उनकी संख्या बढ़ती रही है, ठीक है? ऑक्सीजन की खपत यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो ऑक्सीजन जैसे-जैसे कम होता जाएगा, तो पानी की क्वालिटी खराब होती जाएगी और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन उसकी संख्या लगातार कम होती है और इससे क्या होता है, यूट्रोफिकेशन या डेड ज़ोन का काम करता है, डेड ज़ोन क्रिएट करता है। डेड ज़ोन यहाँ पे क्रिएट करता है, एक तरह से ऐ ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहाँ पे जीव-जंतु नहीं रह सकते हैं समुद्र में। अब ये इसके टाइप कई होते हैं, इसके 2 टाइप मेनली देखने को मिलते हैं। एक तो होता है नेचुरल यूट्रोफिकेशन और दूसरा होता है कल्चरल यूट्रोफिकेशन। नेचुरल जो यूट्रोफिकेशन होता है उसमें नेचुरली क्या होते हैं जो न्यूट्रिएंट से बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं वो क्या करते हैं नेचुरली बढ़ते हैं, मतलब उसमें आर्टिफिशियल डिस्टरबेंस नहीं किया जाता। लेकिन जो कल्चरल यूट्रोफिकेशन होता है उसमें उर्वरक है, फर्टिलाइजर, सीवेज है या अदर जो एलिमेंट्स है ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू यहाँ पे यूट्रोफिकेशन होता है, इससे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई जीएस इन्वायरमेंट पे, हमने यहाँ पे इस आर्टिकल को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसमें हमने समझा। अब एल्गी ब्लूम के बारे में थोड़ा-सा आप ये जान लीजिए कि जब किसी वाटर बॉडी में जब एल्गी की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए एल्गी ब्लूम बूम कहा जाता है। उसका फैक्टर ये होता है कि न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस इनकी संख्या बढ़ गई है। एग्रीकल्चर रन ऑफ या उर्वरक जो होते हैं फर्टिलाइज़र उनका बहाव रिवर में ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट का बहाव ज़्यादा हो रहा है और आयरन डिपोज़िशन ज़्यादा हो रहा है जो अभी न्यूज़ में था। तो ये आर्टिकल हमने इस तरह से देखा। अगले आर्टिकल पे नज़र डालेंगे, हम बात करेंगे भारत जेन के बारे में कि आखिर भारत जेन क्या है? अब देखिए भारत जेन के बारे में जाने प्रसंग जून 2025 में शुरू हो रहा है क्या भारत जन समिट हुआ। तो इसमें जो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री थे जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या की घोषणा की, किसकी? भारत जन की। भारत जन की जो घोषणा की और इन्होंने बताया कि ये एक अगर देखें किसके द्वारा बनाया जा रहा है, टीआईएस फाउंडेशन फॉर आईओटी प्लस आईआईटी बॉम्बे द्वारा इसे बनाया जा रहा है, किसे? भारत जैन को। ठीक है, भारत जैन इसमें जो डिपार्टमेंट ऑफ जो साइंस एंड टेक है ये यहाँ पे हेल्प भी करेगा। अब इसका पर्पज क्या है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव आप देखेंगे, ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य देखेंगे तो क्या है, मल्टी लैंग्वेज एआई का निर्माण, बहुभाषी एआई का निर्माण, बहुभाषी एआई का निर्माण है। इसके अलावा इंक्लूसिव व एथिकल एआई का विकास, नैतिक व समावेशी एआई का विकास, नैतिक व समावेशी एआई का विकास। इसके अलावा टेलीमेडिसिन का विकास, टेलीमेडिसिन, टेलीमेडिसिन का विकास। ये इसका पर्पज़ है। अब साथ ही जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमारा पर्पज़ क्या है कि इस तरह के एआई को एजुकेशन के साथ जोड़ना है जो एथिकली भी गुड साउंड करे, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारी हेल्प भी करे, हमारी प्रॉपर मदद भी कर पाए। ये यहाँ पे पर्पज़ है जिसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे, बहुत सारे ये शामिल। तो भारत जेन प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा आपको जानना था, ये आपने जान लिया है। ठीक है? तो भारत का पहला गवर्नमेंट मल्टी मॉडल लैंग्वेज का जो प्रोजेक्ट है भारत जेन है। आईआईटी बॉम्बे की मदद से इसे डेवलप किया जा रहा है। 22 भाषाओं को यहाँ पे टारगेट करेगा और इसका पर्पज़ ये है कि स्वास्थ्य है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन या शिक्षा या गवर्नेंस है, शासन है, उसमें क्या बेहतरी लाना इसका पर्पज़ है। अगले आर्टिकल पर नज़र डालेंगे, बात करेंगे 3 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया पटना में। पटना में 3 राज्यों की स्थापना। अब कौन-कौन से राज्य हैं? गोवा, सिक्किम और तेलंगाना। तेलंगाना 2 जून 2014 आपको पता होगा, को इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होके। इन राज्यों का क्या हुआ?
इनको एक जगह क्यों मनाया गया? पटना में क्यों मनाया गया? अलग-अलग जगह क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि भारत की एक पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसका पर्पज़ ये है कि भारत के जितने भी राज्य हैं, उन राज्यों में जो भी कल्चर है उसको जोड़ना आपस में। ऐसे कल्चर्स को आपस में जोड़ना और इसको ध्यान में रखते हुए जो इंट्रा स्टेट है, अंतर्राज्यीय जो संवाद है उसको बेहतर किया जा रहा है और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना यहाँ पर लाई जा रही है, यहाँ पे पर्पज़ है। और यहाँ पे जो गवर्नर थे मौजूद थे उन्होंने स्पीच दिया, ये सारे हमारे काम की बातें नहीं है, ये थोड़ा-सा चीज़ें आपको जाननी थी। अब थोड़ा-सा ये जानना है आपको कि जो स्टेट रीऑर्गनाइज़ेशन था, राज्यों का पुनर्गठन था, उसमें की पॉइंट्स ये थे कि किन बातों को ध्यान में रखा गया था, राज्य पुनर्गठन या स्टेट रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट में, इन बातों को ध्यान में रखा गया था। तो वहाँ पे आपको पता है कि एक तो भाषा को ध्यान में रखा ही गया था क्योंकि अ, आपको पता है कि भाषा आधारित आंदोलन चल रहे थे जिसमें पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी 1953 में 1953 में आंध्र प्रदेश की मांग के लिए। फिर बाद में अलग-अलग कमेटी बनी, है ना? जेबीपी कमेटी बनी, है ना? फजल अली आयोग बना बाद में। फिर आप देखेंगे स्टेट रिऑर्गनाइजेशन एक्ट पारित होता है। तो उसे तो सब आपने स्टैटिक टॉपिक में देखा है। तो राज्य पुनर्गठन होगा, भाषा देखी गई। उसके अलावा कल्चरल जो समानता है देखी गई सांस्कृतिक, इसके अलावा प्रशासनिक सुविधा, गवर्नेंस रिलेटेड जो सुविधा ये भी ध्यान में रखा गया। आर्थिक या मतलब देखें इकोनॉमिकल जो रीजनल बैलेंस है वह भी देखा गया। ये सारी बातें देखी गई और इसके बाद 1956 में क्या होता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पे पारित होता है और इसमें जो प्रमुख आयोग था फजल अली आयोग था जिसने सिफारिश दी थी 1953 में और उसके बाद ये एक्ट यहाँ पे पारित होता है। अधिनियम जो है था 31 अगस्त को यहाँ पे बनता है 31 अगस्त को यहाँ पे पारित होता है डेट इसलिए इंपॉर्टेंट कभी कभी क्रोनोलॉजी मिलाने के लिए आ जाता है कि कब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित हुआ तो 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ और 1 नवंबर से ये क्या हुआ प्रभावी हो गया 1 नवंबर से इम्प्लीमेंट हो गया स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट और जब ये एक्ट बना तो उस टाइम पे डिसाइड ये हुआ कि 14 राज्य होंगे 14 राज्य और 6 यूटी ये यूनियन टेरिटरी की बात यहाँ पे की गई जिनमें आप देखेंगे जैसे बाद में आप देखेंगे 1960 में आसपास देखेंगे तो महाराष्ट्र हुआ गुजरात अलग हो जाता है बॉम्बे जो राज्य था उसको विभाजन हो जाता है फिर 1966 में आप देखेंगे 1966 में आप देखोगे 66 में हरियाणा राज्य का गठन होता है फिर 1971 में आप पाएंगे कि मेघालय का गठन होता है कहाँ से असम से अलग करके अब यहाँ पर 1975 में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए सिक्किम का गठन होता है सिक्किम का ठीक है और सन 2000 में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ झारखंड और उत्तराखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होता है आपको पता होना चाहिए झारखंड बिहार से अलग होता है और उत्तराखंड यूपी से अलग होता है फिर बाद में 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होता है क्या तेलंगाना तो इस तरह से इसका क्या है राज्य पुनर्गठन आयोग का थोड़ा सा इतिहास यहाँ पे रहा है अब इस संबंध में जो संवैधानिक जो प्रावधान है अनुच्छेद 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए और अनुच्छेद 3 के बारे में आर्टिकल 2 एंड 3 के बारे में पता होना चाहिए आर्टिकल 2 बात करता है भारत में नए राज्यों का प्रवेश कैसे होगा न्यू स्टेट कैसे बनाए जाएंगे नए राज्य तो ये नए राज्यों के संबंध में बात करती है आपको आपको एकदम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 2 और 3 में कंफ्यूजन हो सकता है और आर्टिकल 3 क्या करता है वर्तमान में जो राज्य हैं उनकी बाउंड्री में चेंज करना सीमा बदलना सीमा बदलाव करना हो उनके नाम में बदलाव करना हो उनसे काट के नया राज्य बनाना हो इस संबंध में बात होती है वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके अलावा अगर हम बात करें अगले आर्टिकल की तो अगले आर्टिकल पर हम नजर डालेंगे कि भारत जापान जो सहयोग है समुद्री सहयोग उस पर यहाँ पे देखते हैं अब हम बात करते हैं भारत और जापान के बीच सतत विकास हेतु समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी है अभी ऐसा कहाँ पे हुआ तो ओस्लो में एक समिट हो रहा था सर्बानंद सोनोवाल वह जो केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री हैं उनके बीच यहाँ पे समिट हुआ जिसमें बात हुई कि भारत व जापान के बीच जो समुद्री रणनीतिक भागीदारी है उसको बेहतर किया जाएगा ग्रीन टेक्नोलॉजी है स्मार्ट आइलैंड डेवलपमेंट है समुद्री विकास है जो ओशियन स्किल्स है डिजिटलाइजेशन इसको यहाँ पे बढ़ाया जाएगा और इस तरह से बात हुई कि हर फील्ड में सहयोग किया जाएगा खास तौर पे ऐसी शिप बिल्डिंग जो ग्रीन फील्ड से संबंधित हो ग्रीन फील्ड शिप बिल्डिंग को सहयोग किया जाए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आपको पता है कि नए सिरे से जब किसी प्रोजेक्ट को शुरुआत की जाती है तो उसे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में एक इमा बारी शिप बिल्डिंग परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है इमा बारी परियोजना यहाँ पे चलाई जा रही है फिर जो बंदरगाह हैं उनको या पोर्ट्स हैं उनको क्या किया जाएगा यहाँ पे कृत किया जाएगा या डिजिटलाइजेशन उनका किया जाएगा है ना बंदरगाह को यहाँ पे डिजिटलाइजेशन उनका किया जाएगा इसके अलावा स्मार्ट आइलैंड डेवलप किया जाएगा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप के लिए साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी से इनको जोड़ा जाएगा सी फेयर ट्रेनिंग का प्रोग्राम यहाँ पे है ये मैं
सॉरी। इस तरह से यहाँ पे बात हुई है। अगले आर्टिकल पे हम नज़र डालेंगे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है भारत में नवाचार प्रथम पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नया एआई अधिनियम यहाँ पे आया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। मई 2025 में क्या हो रहा है कि जो जापान है, रेफरेंस अगर देखें, मई 2025 में जो जापान है उसने एक इम्पोर्टेंट कानून पारित किया है। जापान ने एआई पर संबंधित जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी उसका डेवलपमेंट हो, उसको बेहतरी किया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके, प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जा सके, इसके लिए एक कानून लेके आया है। जिसमें पर्पज ये है जापान का, एआई को जो नेशनल बिल्डिंग है उसका इंजन बनाना। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए आपको पता होना चाहिए भारत को एक्ट की क्यों आवश्यकता है यहाँ पर प्रॉपरली, एआई संबंधी एआई एक्ट की नीड क्या करना, एआई को नेशनल डेवलपमेंट की, राष्ट्र विकास की नींव बनाना, बेस बनाना। दूसरा, जो जो अलग-अलग कानून हैं, उनमें थोड़ा-सा ढील देना, जिससे इसको बेहतरी किया जा सके। एथिकल एआई डेवलप करना, एथिकल एआई डेवलप करना, ठीक है? इसके अलावा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है, उनको यहाँ पे ध्यान में रखकर एक बेहतर कानून बनाना। ये सारा काम जापान ने किया है, लेकिन यहाँ पे इसको आपको इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए भारत में एआई के संबंध में प्रॉपर कानून नहीं है, और अगर हम कानून बनाते हैं, नीड ये है यहाँ पे कानून बनाने की, और इसलिए हम इसे बेहतर कर सकते हैं। नवाचार को, इनोवेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसके अलावा जो अलग-अलग कंपनी है या अथॉरिटी या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर भागीदारी करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, उनको प्रमोट करना चाहिए। इसके अलावा लोकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना चाहिए। इसके संबंध में आप देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने ईयू एआई एक्ट लेके आया 2024 में। अमेरिका भी लेके आ रहा है, जापान, यूएई भी लेके आया, तो यहाँ पे आवश्यकता है भारत को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, जिस संबंध में हमने यहाँ पे आर्टिकल को देखा। अगला आर्टिकल बात करेंगे भारत ने फ्रांस ने यूरोपीय परमाणु क्षेत्र की पेशकश की सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बीच अब क्या है, देखिए, इस आर्टिकल में जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन, वो कहना चाह रहे हैं कि यूरोपियन जो सिक्योरिटी है ना, वो ऑटोनॉमस होनी चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, खासतौर पर अमेरिका के ऊपर भी डिपेंड नहीं होनी चाहिए। ऐसा मानना है किसका, मैक्रोन का मानना है। हालांकि वो नाटो के मेंबर है, लेकिन उनका ऐसा मानना है कि ऐसा होना चाहिए, और ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर क्या किया, अटैक किया, उस संबंध में उनका मानना है कि जो यूरोपियन यूनियन है उसमें अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में फ्रांस के जो न्यूक्लियर जो क्षमता है या न्यूक्लियर बम है, उसको यहाँ पे स्थापित करने की उन्होंने बात की, उसको यहाँ पे स्टैब्लिश करने की बात की, और कहा कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है, हमें ऐसी लोकेशंस पे लगाई जानी चाहिए जहाँ पे रसिया के अटैक का खतरा है। ठीक है, अब इसका ये बात थी यहाँ पर। अब इसमें इनका पर्पज ये है कि जो अमेरिका बेस्ड नाटो मॉडल है, उस पर जो डिपेंडेंसी वो कम हो सके। आपको पता है कि नाटो एक ऐसा ग्रुप है, मिलिट्री अलायंस है, जहाँ पे जो बात करता है आर्टिकल 5 की, किसी भी देश पर हमला होता है तो नाटो पे हमला माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से अगर देखें, इस पे अमेरिका पे डिपेंड हो जाता है, तो यहाँ पर मैक्रोन ने बात किया कि फ्रांस का जो परमाणु क्षमता है उसको यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। ये यहाँ पे बात हो रही है। तो अब ये जो मॉडल है, नाटो मॉडल, यूएस परमाणु हथियार जर्मनी, इटली आदि जगह पर क्या है, यूएस ने ऑलरेडी तैनात किए हैं। लेकिन यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो उस देश के पास होता है जिसके न्यूक्लियर हिट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि नाटो ने सपोज कीजिए लिथुआनिया में या चेकोस्लोवाकिया में लगा दिया न्यूक्लियर जो वॉरहेड, तो उसका यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ पे फ्रांस का ही रहेगा। तो इस संबंध में बहुत सारे देश हिचकते हैं अपने देश में लगाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे देश एनपीटी को सपोर्ट करते हैं, जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो ट्रिटी है, एनपीटी है, इसको सपोर्ट करती है, जो 1968 में बनी थी, वो बात करती है कि जो वर्तमान परमाणु क्षमता उसको नष्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी यहाँ पे बातें हैं, हमें बस यहाँ पे इतनी बातें जाननी थी जो हमने यहाँ पे देख ली। अगले आर्टिकल पर हम बात करेंगे, यहाँ पर भारत के शुभांशु मिश्र शुक्ला एक्सियोम मिशन के से जुड़ेंगे। अब अगर हम बात करें एक्सियोम मिशन के संबंध में, जो लॉन्च होना है, कब लॉन्च होना है, ये लॉन्च होना है 8 जून को 2025 को शाम 7:30 बजे ये लॉन्च होगा। कहाँ से लॉन्च हो जाए, कैनेडी स्पेस सेंटर से। कहाँ है ये, यूएस फ्लोरिडा में। अब इसका जो व्हीकल है कौन सा है, स्पेस एक्स फाल्कन 9। अब इसे इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि एमपीएस सर्विस लॉन्च किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए किससे लॉन्च हुआ है। अब शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक होंगे। ये आईएसएस पर जा इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है, उस पर जाने वाले पहले भारतीय नागरिक होंगे। ठीक है, यह मिशन एक्सियोम स्पेस द्वारा स्पेस एक्स के सहयोग से चलाया जा रहा है।
ऑब्वियस है जो फ़ाल्कन है वो किसका है? स्पेसएक्स का है, टेस्ला का है। उसके सहयोग से यहाँ पे ये चलाया जा रहा है। यद्यपि यहाँ पे ये भी याद रखें, इसरो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसरो का पार्टिसिपेशन नहीं है यहाँ पर। यह गगनयान कार्यक्रम के लिए एक कदम है कि गगनयान कार्यक्रम जब इसरो चलाएगा तो किस तरह से यहाँ पे क्या किया जाएगा, काम किया जाएगा गगनयान कार्यक्रम में। इसलिए एक तरह से एक्सपीरियंस मिशन यहाँ पे जा रहा है। जो शुक्ला यहाँ पे पायलट की भूमिका यहाँ पे निभाएंगे। इसके अलावा अगर देखें भारत की जो इसरो बैक्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें देखें माइक्रो ग्रेविटी को लेकर चल रहा है। इसके अलावा वेरियस टार्डिग्रेड्स है, साइनोबैक्टीरिया, इसको लेके भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के साथ सहयोग चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। और गगनयान मिशन के बारे में, जो गगनयान मिशन है भारत का पहला मानव स्पेस मिशन है, उसे 2027 में लॉन्च किए जाने का निर्धारण है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको थोड़ा-सा याद रखना है। अब बात करें आईएसएस की, वो कितनी ऊपर स्थित है? लो अर्थ ऑर्बिट में 400 किलोमीटर दूर स्थित है। हालाँकि भारत आईएसएस में भागीदार नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग यहाँ पे करता है। इसके बारे में आपको थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखना है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल बात कर रहा है सीसीएमबी के शोधकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने फ्लावरिंग प्लांट्स के जो रैपिड डेवलपमेंट है, त्वरित विकास के पीछे जेनेटिक कारण खोजे हैं। क्या आर्टिकल कहना चाह रहा है? आर्टिकल ये कहना चाह रहा है कि 130 मिलियन ईयर पहले एंजियोस्पर्म का सडनली रैपिड डेवलपमेंट हुआ। किसको? एंजियोस्पर्म का। अब यह घटना जो है, चार्ल्स डार्विन, जिसे अगर आप देखें विकासवाद का जनक माना जाता है ना? उनका एक एबोमिनेबल मिस्ट्री है या अभिशप्त रहस्य बन गई, क्योंकि आणविक कारण इसका स्पष्ट नहीं हो पाया था। इसका न्यूक्लियर जो कारण था कि मतलब कैसे हुआ, क्या कैसे हुआ, उन्होंने जो थ्योरी दी उससे यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाया था। जो अभी सीएसआई आरसीसीएमबी हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने इसको सुकर जीन का रोल यहाँ पे आइडेंटिफाई किया। किसका? सुकर जीन का। सुकर या SHUKR, इस जीन का रोल यहाँ पे है। इसके बारे में अभी वैज्ञानिकों ने बताया है। वैज्ञानिकों ने कहा जो सुकर जीन है और एफ बॉक्स फैक्टर्स का विकास 125 बिलियन मिलियन वर्ष पहले हुआ। इसकी भूमिका क्या है? वो कहते हैं कि जो पोलन है, पोलिनाइजेशन होता है जो, उसमें जो क्वालिटी होती है, रिलीज का जो टाइम होता है, उसे सुकर जीन कंट्रोल करता है। ये जीन क्या करता है? कंट्रोल करता है पोलिनेशन को, उसके रिलीज टाइम को। इसके अलावा स्पोरोफाइट द्वारा गेमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है, इसके अलावा जो अगर देखें प्रजनन का जो टाइम होता है ना, उसको भी यहाँ पे ये कंट्रोल करता है। शुगर जिन पर एफ बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी यहाँ पे बात हो रही है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे रिसर्च सामने आई है जो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे याद रखना। तो शुगर जिन के बारे में आपको थोड़ा-सा यहाँ पे याद रखना है, क्या है? इस तरह से आर्टिकल आ सकता है। बहुत डिटेल्स इसमें क्वेश्चन नहीं है, बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में नाबालिग बलात्कार पीड़ित गर्भपात के लिए नए दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं। तो देखिए जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है उसके मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में एमटीपी में देरी हो रही है। पॉक्सो एक्ट आपको पता है कि 18 साल से जो कम लड़कियों को जब रेप होता है और ये लड़कों का भी अगर इस तरह से जो यौन उत्पीड़न होता है तो उस संबंध में पॉक्सो एक्ट लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई गर्भवती हो गया उस संबंध में बात ये होती है कि उसका जो अबॉर्शन कैसे होगा उसको लेके एमटीपी कानून भी है। बेसिकली एमटीपी कानून तो अबॉर्शन को लेकर डील करता है, लेकिन इस संबंध में भी डील करता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा देरी हुई क्योंकि 17 वर्षीय जो लड़की थी उसका रेप हुआ, उसके बाद यहाँ पर टाइमली एमटीपी का फॉलो नहीं किया गया और टाइमली अबॉर्शन संबंधी डिले हुआ। इस संबंध में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है। इसमें जो गाइडलाइन है उसमें बात होती है कि एक तो ये एक अस्पताल व जो चिकित्सा प्रणाली है तो उन्होंने निर्देश अलग अलग गाइडलाइन दी है। जैसे अस्पताल को देखिए देखिए अस्पताल अगर आपका है तो आपको यहाँ पे पहचान पत्र जानने की आवश्यकता नहीं है कि आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, ये दिखाए, वो दिखाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और एफआईआर उपस्थित हो। आप पहले काम करिए, इस संबंध में उन्होंने कहा। फिर दूसरा बात करें कि नोडल जो ऑफिसर है उसकी नियुक्ति बात की कि भाई तुरंत ऐसा नोडल ऑफिसर बनना चाहिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होना चाहिए। 24 सप्ताह से अधिक गर्भ होने पर तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन यहाँ पे किया जाना चाहिए। क्योंकि पता है आपको कि जो 20 से 24 वर्ष कर दिया गया है अभी एमटीपी कानून के तहत, 20 से 24 वर्ष में भी कर दे के अबॉर्शन किया जा सकता है, लेकिन 24 माह से अगर ज़्यादा का मामला है तो यहाँ पे मेडिकल बोर्ड यहाँ पे गठन करने का यहाँ पे प्रावधान होता है। इसके अलावा यहाँ पे बात होती है कि तिमाही जो अगर देखें उनका प्रशिक्षण इसके होना चाहिए। पॉक्सो एमटीपी आईसी सीआरपीसी का यहाँ पे संवर्धन किया जाना चाहिए। पुलिस को अवेयरनेस किया जाना चाहिए। और वर्तमान में जो इशूज हैं उसके यहाँ पे बात होती है कि जो पक्षकार हैं उनका संबंध में प्रोटोकॉल क्लियर नहीं है। इस तरह से कुछ चैलेंजेस दिखाई देते हैं जहाँ पे ये बात हो रही है। एक तरह से नेशनल लेवल पर एसओपी बनना चाहिए जिससे जो चैलेंजेज वो सामने ना आए। इस संबंध में यहाँ पे बात हो रही है। अगला आर्टिकल बात कर रहे हैं यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेंस, बेसिकली इसी का था। मेडिकल टर्मिनेंस जो 1971 में कानून बना था, एमटीपी कानून 1971 में बना था।
उसको बाद में अपडेट करके 2021 में उसे क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया और बात हुई 20 सप्ताह तक पहले प्रावधान था गर्भपात का और उसे बढ़ा के 24 सप्ताह कर दिया गया। 24 सप्ताह से अधिक टाइम हो जाता है तो वहाँ पे मेडिकल बोर्ड यहाँ पे परमिशन देगा जिसमें डॉक्टर वगैरह चेयर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गर्भपात किया जा सकता है, उसके संबंध में यहाँ पे बात थी। इस तरह से यहाँ पे बात हुई। अगला आर्टिकल बात करें किसके बारे में, भारत के जो कोविड मामले है उसके संबंध में बेसिकली यहाँ पे मेन संबंधी कुछ मामला नहीं है। ये यहाँ पे प्रीलिम्स का ही आर्टिकल है और इसमें क्या हो रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैल रही है। हालाँकि 4 से बढ़ के 100 केस प्रतिदिन हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे खतरा ज़्यादा वायरस से नहीं हो रहा बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन से हो रहा है जो बहुत तेज़ी से यहाँ पे फैल रही है। अब इसमें जो अभी वेरिएंट इसके बारे में थोड़ा-सा जानना ज़रूरी है कि JN.1 ओमिक्रॉन बी जेन 1.1 ओमिक्रॉन BA 1.529 की एक ब्रांच है ना? गंभीर बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे खतरा थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। दिसंबर 2023 में भारत का पहला मामला इसमें आया था। तो ये यहाँ पे बात हुई कि इस वजह से जो मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना चाहिए, यहाँ पे अफ़वाह को रोकना चाहिए, बार-बार टीकाकरण अगर अच्छे से होगा टीकाकरण हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता, सतर्कता की आवश्यकता है क्योंकि वायरस का भी डेथ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जो मिस इन्फॉर्मेशन उसको रोकने की भी आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। लास्ट आर्टिकल बात करेंगे भारत की जीडीपी रैपिड ग्रोथ हो रही है, कल भी हमने इसके बारे में देखा था, आज भी हम यहाँ पे थोड़ा-सा देख लेते हैं। भी मेंस संबंधी आर्टिकल ज़्यादा इसमें इश्यू नहीं है, पर आपको देखना है कि जो जीडीपी ग्रोथ है लास्ट जो तिमाही 7.8% रही है। पिछली तिमाही जो 5.6% थी, उससे यहाँ पे बढ़ गई है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट यहाँ पे कह रही है। अब उसमें अगर देखें तो वृद्धि के कारण क्या है, एक तो एग्रीकल्चर प्रॉपर होने की संभावना है, तो मानसून भी बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे बढ़ा है, खास तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे बढ़ा है। कुछ चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, चुनौतियाँ भी यहाँ दिखाई देती हैं। एक तो क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है ना कि जो प्राइवेट कंजप्शन है, उपभोग है ना, जैसे खरीदना वस्तुओं को, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम हुआ है। वेतन वृद्धि भी सीमित यहाँ पे हुई है। इसके अलावा एक्सपोर्ट रिलेटेड जो चैलेंजेस है दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, चैलेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बाहर जोखिम यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। जोखिम दिखाई दे रहे हैं, पॉलिसी चैलेंज दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे बात हो रही है कि कहीं न कहीं हमें इन सारी चैलेंज को फेस करने की आवश्यकता है, इनको डील करने की आवश्यकता है, जिससे भारत की जो जीडीपी है, उसकी ग्रोथ को सस्टेन बनाया जा सके, है ना? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा इस आर्टिकल के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।